Hello everyone, welcome to the channel Rajni Bio Academy. So last lecture में हमने एंटीजन हैप्टेन एंड एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ा. So let's start with affinity, avidity and cross reactivity. So affinity क्या होता है? Affinity is the intrinsic strength of binding between one antigen epitope and one antibody साइट या पैराटॉप. सो ये हमारी एंटीबॉडी हो गई, यहाँ पे हमारे पैराटॉप्स प्रेजेंट होते हैं. सो एक एंटीजन एक पैराटॉप से इंट्रैक्ट करता है, उसे हम एफिनिटी कहते हैं. इट इन्वॉल्व्स वन एपिटोप एंड वन पैराटॉप. एंड इस इंट्रैक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं? एसोसिएशन कांस्टेंट के से हम स्ट्रेंथ पता करते हैं बाइंडिंग की. डिपेंड करता है शेप की कॉम्प्लीमेंटारिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन एंड वैन डर वाल फोर्सेस. सो बाइंडिंग होएगी तो ये सारी फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी एंड इनकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी हमारी बाइंडिंग. हाई एफिनिटी मीन्स स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, स्लो डिसोसिएशन होगा और लॉन्गर बाइंडिंग टाइम होगा. एग्जाम्पल जो हमारा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और IgG इम्यूनोग्लोबिन इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ आर हाई एफिनिटी. लो एफिनिटी मीन्स वीक बाइंडिंग है, रैपिड डिसोसिएशन होगा, ईजिली रिवर्सिबल है और ये हम यूजुअली देखते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे. सो हमारी एफिनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसोसिएशन कांस्टेंट Ka. हायर Ka मीन्स हायर एफिनिटी और हायर बाइंडिंग और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग. नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एविडिटी. एविडिटी क्या होती है? इट इज़ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग बिटवीन अ मल्टीवेलेंट एंटीजन एंड अ मल्टीवेलेंट एंटीबॉडीज. सो एफिनिटी का मतलब क्या होता है? एक एपिटोप बाइंड करेगा हमारे पैराटॉप से और एक सिंगल इंट्रैक्शन हो रही है. एविडिटी मीन्स हमारे जो एंटीजन है उसके पास मल्टीपल एपिटोप्स हैं, 1 2 3 4 एंड वो बाइंड करेगा हमारी एंटीबॉडीज से एट मल्टीपल साइट्स. सो यहाँ पे क्या होंगे? मल्टीपल इंट्रैक्शंस होंगे. सो इन सब इंट्रैक्शन की बाइंडिंग को, स्ट्रेंथ को जब हम सम टोटल देखते हैं तो उसे हम एविडिटी बोलते हैं. सो एविडिटी डिपेंड्स अपॉन एफिनिटी ऑफ ईच बाइंडिंग साइट. सारी एफिनिटीज़ का सम टोटल करेंगे तो हमें एविडिटी मिलती है. एविडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एपिटोप्स एंड नंबर ऑफ एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट्स. सो एविडिटी क्या होती है? हमारी सम ऑफ ऑल एफिनिटी इंट्रैक्शंस. सो इवन इफ एफिनिटी इज़ लो, अगर मल्टीपल बाइंडिंग हो रही है तो वो क्या देता है? हमारा हाई एविडिटी. फॉर एग्जांपल अगर एक सिंगल बाइंडिंग हो रही है, सो ये अगर इंट्रैक्शन स्लो भी है बट जब ये मल्टीपल फॉर्म में प्रेजेंट होती है सो सम टोटल इनकी एविडिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है. सो एफिनिटी एंड एविडिटी डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में. फर्स्ट है डेफिनेशन. सो एफिनिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ वन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन. एविडिटी ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है. बाइंडिंग एफिनिटी में सिंगल एपिटोप होता है, एविडिटी में मल्टीपल एपिटोप होता है. एफिनिटी डिपेंड्स ऑन एसोसिएशन कांस्टेंट एंड एविडिटी डिपेंड करता है एफिनिटी पे, सारी एफिनिटी प्लस वैलेंसी, कितनी बाइंडिंग हो रही है. एफिनिटी में एंटीबॉडीज़ फॉर एग्जांपल IgA ये मोनोवेलेंट होता है, सिंगल बाइंडिंग होती है. एंड IgG हमारा पेंटामर होता है, कैन बाइंड 10 एंटीजन्स. एफिनिटी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है. एविडिटी हमारा क्यूमुलेटिव स्ट्रेंथ होती है, सम टोटल. सो एग्जांपल में यहाँ देख लेते हैं. IgM हमारा पेंटामर है, इसके पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, तो इसके पास एविडिटी कैसी होएगी? इन सबको हम ऐड कर देंगे तो वो एविडिटी हमारी निकल के आएगी विच इज़ स्ट्रॉन्ग. अगर हम ऑन दी अदर हैंड IgG की बात करें जो कि मोनोमर होता है, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट्स है इसके पास, तो इसकी एविडिटी कम होएगी एज़ कंपेयर टू हमारा पेंटामर.
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉस रिएक्टिविटी। सी क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होता है? क्रॉस रिएक्टिविटी की अगर डेफिनेशन बोलें तो क्रॉस रिएक्टिविटी इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीबॉडी रेज्ड अगेंस्ट वन और मोर एंटीजेंस। सो हमारी क्रॉस रिएक्टिविटी ये होती है कि एक हमारा एंटीबॉडी जनरेट हुई है एंटीजन के अगेंस्ट, वो एंटीजन से बाइंड करेगी, बट उसके ऊपर कोई दूसरा सिमिलर एंटीजन बाइंड कर जाए तो इसको हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। ओके, सो होता क्या है, देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि वन एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर वन एंटीजन, कि कोई एक एंटीजन के लिए हमारी एक एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी, बट कभी कभी एक एंटीबॉडी किसी दूसरे एंटीजन से भी बाइंड कर लेती है। यहाँ पे एक बाइंडिंग होएगी, यहाँ पे एक बाइंडिंग होएगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? क्रॉस रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल इमेजिन कीजिए आपके पास एक की है जो एक पर्टिकुलर लॉक के लिए बनी है, लेकिन अगर किसी दूसरे लॉक का शेप भी बहुत मिलता जुलता है तो वही की उस लॉक में भी फिट हो सकती है। सो इसी तरह एंटीबॉडी एक एंटीजन के अगेंस्ट बनती है, अगर किसी दूसरे एंटीजन का एपिटोप या फिर बाइंडिंग साइट उस ओरिजिनल एंटीजन से मिलता जुलता है तो एंटीबॉडी उससे भी बाइंड कर सकती है, और इसी को हम क्रॉस रिएक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो टाइप की यहाँ बात की है, शेयर्ड एपिटोप्स एंड सिमिलर एपिटोप। सो शेयर्ड एपिटोप का मतलब क्या होता है कि ये पहले एंटीजन ए से बाइंड करेगी एंड फिर उसके बाद यहीं पे एंटीजन बी भी बाइंड कर लेता है, तो जिस एंटीजन ए एंड एंटीजन बी आर सिमिलर, ये इनके पास सेम एपिटोप है, सो इन्हें हम शेयर्ड एपिटोप्स बोलेंगे। और यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग क्रॉस रिएक्टिविटी देखी जाती है जब सिमिलर एपिटोप्स होते हैं। अब दूसरा केस क्या है हमारा, शेयर्ड एपिटोप्स में क्या मतलब होता है कि एक एंटीजन बाइंड कर रहा है, अब दूसरा एंटीजन आइडेंटिकली डिफरेंट है, बट इसका जो एपिटोप है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर है पहले वाले के, तो इन दोनों ने बाइंड कर लिया, तो यहाँ पे हमें वीक क्रॉस रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो शेयर्ड में सिमिलर एपिटोप्स हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरली सिमिलर एपिटोप्स हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही है, सेम एपिटोप्स। यहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल है बट स्ट्रक्चरली सिमिलर एपिटोप्स हैं दोनों के पास। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बाइंडिंग यूजुअली वीकर देन द ओरिजिनल एंटीजन, कि जो फर्स्ट वन होगा वो तो स्ट्रांगली बाइंड करेगा। अभी किसकी वजह से सेकेंड बाइंडिंग होती है? क्रॉस रिएक्टिविटी मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटी की वजह से हो जाती है, कहीं स्ट्रक्चरली सिमिलर है या सेम एपिटोप है, और तो हम इनको क्या बोलते हैं? इनको हम मल्टी स्पेसिफिसिटी भी का भी एग्जाम्पल बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रूमेटाइड फीवर, इसमें होता क्या है कि जो हमारा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है तो उसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनी है जो कभी कभी हर टिश्यू प्रोटीन को भी क्या करती है, उसका भी जो हर टिश्यू प्रोटीन होता है उसको भी रिकग्नाइज कर लेती है, क्योंकि दोनों के एपिटोप जो हैं वो सिमिलर हैं, तो इस वजह से रूमेटॉइड फीवर डेवलप हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज़ डेंगू एंड जीका वायरस। इसमें भी हमारा एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करते हैं? डायग्नोस्टिक इंटरफेरेंस करते हैं क्रॉस रिएक्टिविटी की वजह से। सिमिलरली ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल भी। ओके, सो हाई ईल्ड पॉइंट्स देखते हैं इसमें। एफिनिटी, स्ट्रेंथ ऑफ वन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एविडिटी, ओवरऑल स्ट्रेंथ। IgM has highest avidity because 10 different antigen binding sites हैं। IgG exhibit higher affinity after affinity maturation। affinity maturation क्या होता है ये हम आगे वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। क्रॉस रिएक्टिविटी occur due to shared or structurally similar epitopes। क्रॉस रिएक्टिविटी कैन बी बेनिफिशियल वैक्सीन्स प्रोडक्शन के लिए, और हार्मफुल होती है ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट के लिए। तो बेनिफिट क्या है हमारा क्रॉस रिएक्टिविटी का? वैक्सीन डेवलपमेंट,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम इम्यूनिटी कि डिफरेंट एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकती है। हेट्रोलोगस प्रोटेक्शन। हार्मफुल क्या है, जैसे हमने इसमें देखा कि रूमेटॉइड फीवर में क्या होता है, इस बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी है, लेकिन इस बैक्टीरिया का जो एपिटोप है वो किसके सिमिलर है, हार्ट टिश्यू प्रोटीन के सिमिलर है, तो एंटीबॉडी उससे भी बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से ऑटो इम्यूनिटी के केसेस बढ़ जाते हैं। फॉल्स पॉजिटिव सेरोलॉजी टेस्ट, ड्रग एलर्जी हो सकती है एंड मॉलिक्यूलर मिमिक्री। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हम जब इन विट्रो करते हैं लैब्स में तो उसे सेरोलॉजी बोलते हैं। ये बेसिस हैं हमारे ऑल डायग्नोस्टिक इम्यूनोलॉजी टेस्ट के, कि जितने भी हम टेस्ट करते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये फिनोमिना यूज़ करते हैं। जैसे एलाइजा हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑन विच एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिपेंड। पहला तो हमने एफिनिटी देखा कि हायर एफिनिटी होगी तो उससे क्या होता है, मोर स्टेबल होगी इंट्रैक्शन। एविडिटी, रिएक्शन बिटवीन मल्टीवेलेंट एंटीजन एंड मल्टीवेलेंट एंटीबॉडीज़ है तो ये भी हमारा स्टेबिलिटी शो करेगा। एंटीजन टू एंटीबॉडी रेशियो is the ratio between antigen and antibody influence the detection of antigen antibody complexes because size of complexes form related to concentration of the antigen and antibody। so हमारे complexes जो फॉर्म हो रहे हैं उसके साइज किस पे डिपेंड करेंगे, रेशियो पे डिपेंड करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के कि कितना रेशियो प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ मेरी एंटीबॉडी एक्सेस में है तो स्मॉल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, अगर मेरे एंटीजन एक्सेस में है तो भी मेरे स्मॉल एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। अगर मेरा रेशियो लार्ज है तो लार्ज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे। तो द साइज ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल फॉर्म ऑफ एंटीजन। सी, अगर हमारे एंटीजन्स पार्टिकुलेट मैटर में प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स हैं, सो जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, एग्लूटिनेशन होगा पार्टिकुलेट वाले केस में। इन केस अगर मेरे एंटीजन सॉल्यूबल हैं तो उस रिएक्शन में हमें क्या मिलेगा, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस होंगे। सो द एंटीजन इज पार्टिकुलेट, the reaction of antibody with the antigen can be detected as agglutination, clumping होगा एंटीजन का। एंड अगर एंटीजन soluble है सो हमें क्या मिलता है, precipitation of the antigen after production of large insoluble antibody complexes। so this is important, agglutination और precipitation। सो इसमें याद रखिएगा एग्लूटिनेशन में एंटीजन पार्टिकुलेट के फॉर्म में होगा। सो रिएक्शन होने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन के बाद एंटीजन किस फॉर्म में होगा, हमारे पार्टिकुलेट में। एंड अगर सॉल्यूबल है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद एंटीजन हमें प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देखा जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडजुवेंट। सो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडी।